नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की अहम खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। फ्रॉड के चलते संकट में फंसे पीएमसी बैंक के लिए अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब सेंट्रम फाइनेंशियल पीएमसी बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह चलाएगा। आरबीआई ने सेंट्रम की बोली को मंजूरी दी है। इस बैंक के लिए 4 कंपनियों ने बोली लगाई थी, जिसमें सेंट्रम की बोली को मंजूरी मिली है। बैंक में फ्रॉड के चलते आरबीआई ने इस पर कई पाबंदियां लगा दी थी। इसके चलते डिपॉजिटर्स पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। डिपॉजिटर्स ने कई बार प्रदर्शन भी किए। अब बैंक को फिर से शुरू होने के बाद डिपॉजिटर्स को राहत मिलेगी। जी बिजनेस ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव का दौर चला। निफ्टी आज मजबूती के साथ खुला, लेकिन 15,750 के ऊपर बने रहने में नाकामयाब रहा। उसके बाद जो बिकवाली हुई उससे सत्र के पहले हिस्से में 15,450 के लेवल तक गिर गया। दूसरे कारोबारी सत्र में दोनों इंडेक्स में जबरदस्त रिकवरी हुई, सारा नुकसान कवर कर लिया। सेंसेक्स में आज दिन के निचले स्तर से 743 अंकों की रिकवरी हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी सपाट होकर बंद हुए। सेंसेक्स 21 अंक की मामूली बढ़त के साथ 52,344 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 15,683 के स्तर पर बंद हुआ। एफएमसीजी शेयरों ने आज फिर शेयर बाजार को आउट परफॉर्म किया। सेक्टर इंडेक्स में निफ्टी एफएमसीजी मजबूती के साथ बंद हुआ। फाइनेंशियल सेक्टर इंडेक्स में मामूली मजबूती आई। सबसे ज्यादा 1.95% की गिरावट निफ्टी एनर्जी में आई। पीएसयू बैंक, मेटल रियल्टी, ऑटो, मीडिया और आईटी इंडेक्स में भी कमजोरी रही। आज पिरामल इंटरप्राइजेस, सन टीवी, एचयूएल, बजाज ऑटो, मैकडोवेल, ग्रासिम, सिप्ला, कॉनकॉर, जुबिलेंट फूड, एचडीएफसी बैंक, मैरिको, डाबर, एचडीएफसी लाइफ में मजबूती रही। निफ्टी मिड कैप में 1% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप में 0.88% की कमजोरी रही। डोडला डेयरी के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। आखिरी दिन डोडला डेयरी का आईपीओ 45 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। अंतिम दिन किम्स हॉस्पिटल का आईपीओ भी 3.8 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। किम्स यानी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आईपीओ के जरिए 2,144 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। डोडला डेयरी के इश्यू का प्राइस बैंड 421 रुपए से 428 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू के तहत कंपनी 50 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू जारी कर रही है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने डोडला डेयरी में लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी है। आईटी कंपनी विप्रो ने इस साल दूसरी बार सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इससे कंपनी के 80% कर्मचारियों को फायदा होगा। सैलरी बढ़ोतरी सितंबर से लागू होगी। यह सैलरी बढ़ोतरी असिस्टेंट मैनेजर और उसके नीचे के पद पर काम करने वालों के लिए होगी। इससे पहले विप्रो ने जनवरी में सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया था। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने भी अप्रैल में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है। पेटीएम देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है। इसके तहत पेटीएम 12,000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। कंपनी इसके लिए 12 जुलाई को होने वाली शेयर पूरी मांगेगी। पेटीएम के पेरेंट कंपनी शेयर होल्डर्स को भेजे गए एक नोटिस में यह बात कही। इसी महीने पेटीएम ने अपने कर्मचारियों को कहा था कि अगर वो पब्लिक ऑफरिंग में अपने स्टॉक बेचना चाहते हैं तो औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करें। कंपनी के प्रॉस्पेक्टस फाइनल करने से पहले उन्हें ये काम करना होगा। साथ ही कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा को प्रमोटर की भूमिका से हटाने की योजना है। शर्मा की कंपनी में 15% से कम की हिस्सेदारी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल फिर से कर्मचारियों की भर्ती की योजना बना रही हैं। घाटे में चलने के कारण इन दोनों ने कुछ समय पहले अपनी मर्जी से रिटायर यानी वीआरएस योजना लागू की थी। उस योजना में काफ़ी कर्मचारी शामिल हुए, जिससे दोनों के पास इस समय कर्मचारियों की कमी हो गई। पिछले 1 साल में दोनों कंपनियों के 93,000 अधिकारी और कर्मचारी अब तक वीआरएस के लिए आवेदन कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएसएनएल और एमटीएनएल को इस चुनौती से उबरने में मदद करने के लिए दूरसंचार विभाग, फील्ड और अटैच कार्यालयों ने टेलीकॉम मंत्रालय से संपर्क किया है। इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या जिन कर्मचारियों ने वीआरएस का विकल्प चुना था उन्हें सलाहकार के रूप में फिर से काम पर रखा जा सकता है। आईटी कंपनियों के संगठन नेस्कॉम ने कहा है कि आईटी सेक्टर अब भी छटनी करने से ज्यादा नौकरियां देने वाला सेक्टर है। नेस्कॉम के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में देश की टॉप आईटी कंपनियों ने 96,000 से अधिक प्रोफेशनल हायर करने की योजना बनाई है। नेस्कॉम का ये बयान उस समय आया है जब बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी हालिया रिपोर्ट में 2022 तक भारत में 30 लाख आईटी प्रोफेशनल की छटनी होने का अनुमान जताया है।
रिपोर्ट में उसने कहा है कि खासतौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऑटोमेशन बढ़ने से सॉफ्टवेयर कंपनियों को छंटनी करनी पड़ेगी। नेस्कॉम का कहना है कि ऑटोमेशन के चलते आईटी से जुड़ी पारंपरिक नौकरियों के प्रकार और रोल में बड़ा बदलाव होगा और नई नौकरियों में मौके बनेंगे। इस महीने आज 10वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी के साथ देश में पेट्रोल 108 रुपए लीटर और डीजल 101 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में डीजल भी 100 रुपए के पार निकल गया। दिल्ली की बात करें तो यहां पेट्रोल 27 पैसे महंगा होकर 96 रुपए 93 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा होकर 87 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल के भाव 103 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। इस महीने पेट्रोल 2 रुपए 70 पैसे और डीजल 2 रुपए 54 पैसे महंगा हो चुका है। फिलहाल पेट्रोल पर 54 और डीजल पर 44 रुपए से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। Hyundai ने अपनी 7 सीटर एसयूवी अल्काजार भारत में लॉन्च कर दी है। इस सेगमेंट में कंपनी की ये पहली कार है। इसकी लॉन्चिंग अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे टाल दिया गया था। अल्काजार की शुरुआती कीमत 16,30,000 रुपए है। इसके टॉप मॉडल के लिए आपको 19,99,000 रुपए चुकाने होंगे। अल्काजार के साथ पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के विकल्प दिए गए हैं। इनमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है। कंपनी का दावा है कि पेट्रोल वेरिएंट 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देती है, जबकि डीजल वेरिएंट 20.4 किलोमीटर का माइलेज देती है। अल्काजार का भारत में मुकाबला MG हेक्टर प्लस, टाटा सफारी और आगामी महिंद्रा XUV 700 से होगा। बता दें कि Hyundai इंडिया ने एसयूवी के 12 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय के खिलाफ बीजेपी एक्शन में आ गई है। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर को अर्जी देकर मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता अयोग्य ठहराने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने इसको लेकर ट्वीट किया है और मुकुल रॉय पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव सफलता का स्वाद चखने वाले मुकुल रॉय अयोग्य हैं। उन्होंने कृष्णानगर उत्तर सीट के मतदाताओं को धोखा देने से पहले इस्तीफा नहीं दिया। कर्नाटक बीजेपी में अंतर्कलह पर आज सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी में किसी तरह का कोई राजनीतिक कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी के 1-2 लोग मीडिया में बोलते हैं, जिसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाता है। वहीं बीजेपी के असंतुष्ट विधान पार्षद AH विश्वनाथ ने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग ने 21,473 करोड़ रुपए की निविदा को बिना वित्तीय मंजूरी के जल्दबाजी में तैयार किया और इसमें घोटाला हुआ। प्रदेश बीजेपी प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने गुरुवार को विधायकों से अलग अलग मुलाकात की। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच फिर आर पार की जंग छिड़ने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा की गई 1000 बसों की खरीद की प्रक्रिया की जांच को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। वहीं बीजेपी द्वारा लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की अपील की जा रही है। उपराज्यपाल द्वारा जो 3 सदस्यों का पैनल बनाया गया है, उसमें एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर, विजिलेंस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल हैं। ये कमेटी बस खरीद की पूरी टेंडर प्रक्रिया की जांच करेगा और देखेगा क्या खरीद के दौरान जनरल फाइनेंशियल रूल्स और अन्य चीजों का ध्यान रखा गया या नहीं। असम में विपक्षी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। असम से 4 बार के विधायक रूपज्योति कुर्मी ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कुर्मी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी को सौंपा है। रूपज्योति कुर्मी ने बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी दे दिया है। खबर है कि 21 जून को रूपज्योति कुर्मी बीजेपी में शामिल होंगे। असम में जोरहाट जिले के मारियानी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक कुर्मी ने कहा कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी नेतृत्व युवा नेताओं की आवाज की अनदेखी करता है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी नेतृत्व करने में असमर्थ हैं। अगर वो शीर्ष पर हैं तो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों पर आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। वहीं जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें NSA अजीत डोवल और गृह सचिव अजय भल्ला समेत जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह, IB प्रमुख अरविंद कुमार, रॉ प्रमुख सामंत गोयल भी मौजूद रहे। देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आई है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा को लेकर लिए जाने वाले फैसले पर हर किसी की नजर है। कोरोना संकट के बीच वैक्सीनेशन फ्रॉड ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। मुंबई के कांदीवली की एक पॉश सोसाइटी में फ्रॉड के बाद अब मशहूर म्यूजिक कंपनी टिप्स के कर्मचारियों के साथ फ्रॉड का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि म्यूजिक कंपनी टिप्स ने SP इवेंट को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी दी थी और 1200 रुपए प्रति डोज पर टीकाकरण किया गया।
लेकिन कर्मचारियों को अभी तक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। आपको बता दें कि हीरानंदानी सोसाइटी में 390 लोगों से धोखाधड़ी हुई है। टिप्स ग्रुप के 356 कर्मचारी इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं और मैचबॉक्स पिक्चर्स के 150 से ज्यादा कर्मचारी वैक्सीनेशन के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। हीरानंदानी सोसाइटी में फर्जी टीका लगाने के आरोप में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा असर नहीं होगा। WHO और एम्स ने अपनी सीरो प्रेवलेंस सर्वे में इस बात का दावा किया है। सर्वे के मुताबिक एडल्ट के मुकाबले SARS-CoV-2 सीरो पॉजिटिविटी रेट बच्चों में ज्यादा मिली है। सीरो पॉजिटिविटी वायरस के प्रति इम्यून की क्षमता बताती है। सर्वे के मुताबिक साउथ दिल्ली के शरणार्थी कॉलोनी में सीरो प्रिविलेंस 74.7% रही, जो काफी ज्यादा है। यह आंकड़ा अब तक हुए किसी भी सीरो सर्वे में सबसे ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक दूसरी लहर से पहले भी दक्षिणी दिल्ली में रहने वाले 18 साल से छोटे बच्चों में सीरो प्रिविलेंस 73.9% रही थी। ज्यादा सीरो प्रिविलेंस तीसरी लहर के खिलाफ बच्चों पर कवच का काम करेगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी ने आज कोविड-19 फ्रंटलाइनर वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल से लैस करना है, उन्हें कुछ नया सिखाना है। ये कोर्स 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी ने साइंस, सरकार, समाज, संस्था और व्यक्ति के रूप में हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्क भी किया है। देश में स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया। पहली बार अलग से कौशल विकास मंत्रालय बनाना है। देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोलना हो, ITI की संख्या बढ़ाना हो, उनमें लाखों नई सीट जोड़ना हो, इस पर लगातार काम किया गया है। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 62,480 नए केस आए हैं और 58 दिन बाद एक दिन में मौतों का आंकड़ा 2000 से कम हुआ है। बीते 24 घंटे में 1,587 लोगों की मौत हुई है और करीब 89,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो ये 73 दिन में सबसे कम 7,98,000 के करीब है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.29% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। बीते 24 घंटे में करीब 33 लाख टीके लगाए गए हैं, जिससे साथ ही देश भर में अब तक करीब 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी हो रही हो, लेकिन कोरोना का खतरा है कि बढ़ता ही जा रहा है। देश में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट के बाद अब डेल्टा प्लस की एंट्री हो चुकी है। देश में अब तक डेल्टा प्लस के 7 मामले मिल चुके हैं। दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये पहली बार भारत में ही पाया गया था। अब इसी वेरिएंट का बदला रूप डेल्टा प्लस है। मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। भोपाल की एक 64 साल की महिला में ये वेरिएंट मिला है। कुछ दिन पहले महिला का सैंपल जांच करने के लिए भेजा गया था। हालांकि महिला अब ठीक हो चुकी है। अब स्वास्थ्य विभाग के ये पता लगाने में लगा हुआ है कि आखिर उस महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट कैसे आया, क्योंकि महिला का कहना है कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। दूसरी अहम खबरों की ओर, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तय हो गया है। खबर है कि रविवार को सीएम योगी के सामने फॉर्मूले का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने रिजल्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है। 10वीं के छात्रों को 9वीं में मिले नंबर से 50% और 10वीं के प्री बोर्ड में प्राप्त अंक में से 50% नंबर देकर प्रमोट किया जाएगा। वहीं 12वीं के छात्रों को हाई स्कूल के 50% अंक, 11वीं के 40% और 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंक देकर प्रमोट किया जाएगा। यूपी में 10वीं क्लास के 29,94,312 परीक्षार्थी हैं, जबकि 12वीं कक्षा में 26,10,316 परीक्षार्थी हैं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी को डोमिनिका कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है। फिलहाल मेहुल चौकसी अस्पताल में है, जहां उनका इलाज जारी है। मेहुल चौकसी की लीगल टीम की ओर से अदालत में मेडिकल सर्टिफिकेट सौंपे गए हैं, जिसमें मेंटल स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर की दिक्कत की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी पर भारत में पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। दिल्ली में अनलॉक के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के बाजारों में कोविड दिशा निर्देश के उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए कहा है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोविड के दिशा निर्देशों के ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती। मेडिकल स्टाफ पर हो रही हिंसा के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के डॉक्टरों ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में आईएमए के सदस्यों के अलावा एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, द एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क, जूनियर डॉक्टर नेटवर्क के कई संगठनों ने विरोध में हिस्सा लिया। डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के विरुद्ध केंद्रीय कानून की मांग पर दबाव बनाने के लिए यह देशव्यापी प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों में प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, यानी इन जिलों में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। तीनों जिलों के प्रशासन को चेतावनी भेज दी गई है। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने के खतरे के प्रति आगाह किया गया है। पिछले दिनों करण जौहर की फिल्म से बाहर होने की वजह से चर्चा में आए कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया में अब अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। इस फोटो में कार्तिक नए लुक में दिख रहे हैं। इसके साथ कार्तिक ने जो कैप्शन लिखा है उसमें उन्होंने कुछ अलग करने के संकेत दिए हैं। कार्तिक की इस फोटो और ऐलान के बाद उनके फैन जबरदस्त रूप से उत्सुक नजर आ रहे हैं। फोटो में कार्तिक का चेहरा अंधेरे में है, मगर उनके लंबे बाल साफ दिख रहे हैं। कार्तिक ने एक ओवरकोट पहना हुआ है और हाथ में शेफ जैसा कुछ थामा हुआ है। मुंबई में सामने आए फर्जी वैक्सीनेशन रैकेट के बॉलीवुड फिल्मों के प्रोड्यूसर्स भी अछूते नहीं रहे हैं। कुछ प्रोडक्शन हाउस में मेंबर्स को हाल ही में टीका लगा था, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लगाई गई है। फिल्म निर्माता और टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक रमेश तौरानी ने बताया कि उन्होंने अपने 365 कर्मचारियों को 30 मई और 3 जून को टीका लगवाया था, लेकिन उन्हें अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तौरानी ने प्रति डोज 1200 रुपए और जीएसटी अलग से देकर 365 कर्मचारियों का टीकाकरण करवाया, लेकिन पैसे से ज्यादा वो इस बात को लेकर चिंता में है कि क्या वो असली कोविशील्ड थी या कोई सलाइन वाटर था। मामले की जांच जारी है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल में उनके हाउसमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को अंतरिम जमानत मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 दिन की ये टेम्परेरी बेल उसे शादी के लिए मिली है। उन्हें मानवीय आधार पर अंतरिम राहत दी गई है। 2 जुलाई को उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। इससे पहले कोर्ट ने सिद्धार्थ की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सिद्धार्थ पिठानी की शादी 26 जून को है। उसे 28 मई को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। इससे 1 सप्ताह पहले ही उसने सगाई की थी। इसकी फोटो उसने सोशल मीडिया पर भी साझा की थी, जो वायरल हुई थी। सिद्धार्थ ने पिछले सप्ताह शादी का हवाला देकर कोर्ट में दोबारा जमानत मांगी थी। अक्षय कुमार स्टारर बिग बॉटम के बाद रोहित शेट्टी की अगले फिल्म सूर्यवंशी को रिलीज डेट पर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि अक्षय और फिल्म की बाकी टीम इसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रही है। आधिकारिक ऐलान होना भी बाकी है। पिछले दिनों ही अक्षय ने ऐलान किया कि बेल बॉटम 27 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। कई राज्यों में 50% दर्शकों की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति मिल गई है और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई तक स्थिति और बेहतर हो जाएगी। पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की डेब्यू फिल्म पृथ्वीराज अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो वे अब तक 3 फिल्में साइन कर चुकी हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने तीसरी फिल्म हाल ही में साइन की है, जिसमें उनके अपोजिट चंकी पांडे के भतीजे आहान पांडे नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि एक सुपर हीरो फिल्म होगी, जिसका निर्माण यशराज फिल्म्स के बैनर तले होगा। उनकी पहली और दूसरी फिल्म भी YRF ही बना रहा है। पहली फिल्म पृथ्वीराज में अक्षय कुमार के अपोजिट में नजर आएंगी। वहीं दूसरी फिल्म का टेंटेटिव टाइटल द ग्रेट इंडियन फैमिली है, जिसके लिए लीड हीरो विक्की कौशल है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। टीम इंडिया ने इसके लिए प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओवरऑल टॉप 10 में से 2 बल्लेबाज इस टीम में शामिल हैं। इस लिस्ट में अजिंक्य रहाणे 5वें और रोहित शर्मा 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। वहीं रविचंद्रन WTC में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। 4 विकेट लेते ही वे इस लिस्ट में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंच जाएंगे। न्यूजीलैंड की हालिया सफलता अविश्वसनीय रही है। टीम 6 में 3 ICC टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंची है। 2015 और 2019 वर्ल्ड कप के बाद अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। एक शख्स जिसने टीम को उबारने में बड़ी भूमिका निभाई है, वह है माइक हैसन। हैसन के नाम न्यूजीलैंड के लिए सबसे लंबे समय तक कोच बने रहने का रिकॉर्ड है।
भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा का ये डेब्यू टेस्ट है और इसमें उन्होंने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। गुरुवार को टेस्ट के दूसरे दिन 17 साल की स्टार बल्लेबाज शेफाली डेब्यू मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई। इसके साथ ही उन्होंने पार्टनर स्मृति मंधाना के साथ मिलकर 37 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। शेफाली डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 96 रन बनाकर आउट हुई। इससे पहले भारत के लिए डेब्यू टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड चंद्रकांता के नाम था, जिन्होंने 75 रन बनाए थे। हॉकी इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की है। बेंगलुरु के साई सेंटर में चल रहे राष्ट्रीय शिविर में टीम को चुना गया। ओलंपिक खेलों में भारत की पुरुष हॉकी टीम की कप्तानी मनप्रीत सिंह करने वाले हैं। गोलकीपर PR श्रीजेश और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह भी टीम का हिस्सा है, जबकि अन्य ओलंपिक दिग्गजों में हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह के अनुभवी टीम का हिस्सा है। फॉरवर्ड को मजबूती देने का काम ललित कुमार उपाध्याय करेंगे। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल ने 2 बड़े टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वे टोक्यो ओलंपिक और विंबलडन नहीं खेलेंगे। 20 बार के ग्रैंड स्लैम नडाल ने यह भी बताया कि उनके लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था। फ्रेंच ओपन खेलकर थके नडाल ने जरूरी आराम के लिए यह फैसला लिया है। हाल ही में हुए ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में नडाल सेमीफाइनल में हारकर बाहर हुए थे। उन्होंने कहा कि फ्रेंच ओपन और विंबलडन के बीच 2 हफ्ते का ही समय था। इस दौरान उनके शरीर को आराम देकर दोबारा खेलना आसान नहीं है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और भारत में उसके बुरे प्रभाव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में मोदी टॉप पर हैं। उनकी लोकप्रियता को 100 में से 66 नंबर मिले हैं। इस सर्वे में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के नेताओं को शामिल किया गया था। हालांकि सर्वे में बताया गया है कि पिछले 1 साल में मोदी की लोकप्रियता 20% कम हुई है। फिर भी जून की शुरुआत तक 66% लोग मोदी को पसंद करते हैं। भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे रखने वाले चीन की चालबाजियों का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। चीनी साइबर सैनिकों की एक संदिग्ध यूनिट ने भारतीय दूरसंचार कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और कई रक्षा कॉन्ट्रैक्टर्स को निशाना बनाया है। एक साइबर थ्रेट्स इंटेलिजेंस कंपनी ने इसकी जानकारी दी। कंपनी ने खुलासा करते हुए कहा कि चीन की इस चालाकी वाले जासूस ऑपरेशन के सबूत हैं और इस अभियानों में एक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक खास यूनिट जुड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स के मुख्यालय के तहत आने वाले रिकॉर्डेड फ्यूचर की ओर से निष्कर्ष प्रकाशित की गई।